देखो जब ये लड़का जब भी इतिहास नाम लेगा ऋग्वेद का नाम पहले आएगा। ऋग्वेद को ये लड़का आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर एक सभी वेदों के अनुसार अगर वेदों में श्रेष्ठ वेद है तो कौन वेद है? ऋग्वेद। ये लड़का एक पीछे यहाँ ध्यान दो। अब बताइए सबसे प्राचीनतम वेद कौन था? ऋग्वेद। प्राचीनतम तो मतलब नया ना होता है बाबा, पुराना एकदम पुराना। हाँ, तो सबसे पुराना वेद कौन था? ऋग्वेद। इसमें इसको कौन भाषा, देखो इस समय कौन भाषा था? कौन भाषा था? इसमें के मंडल के चर्चा किया गया? 10 मंडल। मंडल के मतलब होता है चैप्टर पढ़ा रहे हैं तथा मार्क आउट कौन था? थोड़ा मंडल के मतलब होता है चैप्टर। मंडल के मतलब क्या होता है? चैप्टर। और ओकरा में सूक्त बांटा गया 1028 सूक्त के मतलब होता है मंत्र, कि बताइए कौन मंत्र कहाँ देना है। लेकिन आपको नहीं सब रटना है। यहाँ तक देखिए, आपको एक बात हम बोले थे कि बाबू आपको जितना कॉपी में लिखवाते हैं, जैसे हम 10वीं में कहते हैं ये बाबू रट लेना, 1-2 को कॉलेज छूट जाएगा लेकिन लड़ जाएगा मैक्सिमम। हम 12th में भी यही बात कहते हैं। एक कंपटीशन में भी है तो जो हम कॉपी में लिखवाएंगे उसको एकदम परफेक्ट याद कर लेना। कहने का मतलब है उसका आने का संभावना 99% रहता है। एक आध को छूटे के चलते विशेष नहीं पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि जीके जी समुंदर है, ठीक है। और बाकी तो इसे जहाँ बोलते देखिए, जैसे में पहला मंडल दूसरा मंडल नहीं पूछता है, समझे, पहला दूसरा मंडल नहीं पूछता है, तब तो ऐसा उसको आप उतना फेर नहीं रहिएगा। जहाँ जब बार बार बोलेंगे उसको ज़्यादा जोर करिएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें ऋग्वेद में किसने मंडल? 10 मंडल के सूक्त 28 सूक्त। एकरा में क्या हुआ था? ये लड़का एक आता है इतिहास में क्षेपक आता है। क्षेपक वर्ड समझते हैं? क्षेपक कोई बता सकता है? हाँ, क्षेपक कैसे हुआ सुनिए। जो वैसा चीज जिसको बाद में ऐड किए, ठीक ना, वैसा चीज जिसको बाद में क्या किए? ऐड किए, उसको बोलते हैं क्षेपक। ये समझे। जैसे मैं यहाँ बोले कि हमको सेट प्रैक्टिस कराना है तो हम देखिए कि डेली असाइनमेंट देंगे, ऐसे करें तो दिक्कत हो जाएगा। वही जैसे स्मार्ट टीवी लग जाएगा तो उसमें सब रहेगा, सॉल्यूशन करेंगे तुरंत 25 मिनट में कर देंगे, आपको देंगे। ये हो गया क्षेपक, हो गया। क्या हो गया? क्षेपक। तो क्षेपक का पहला मंडल और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया था, सुनिएगा, जिसको क्या बोलते हैं? क्षेपक। क्या बोलते हैं? क्षेपक। आपसे पूछेगा क्षेपक कौन कौन मंडल को कहा गया है? पहला मंडल और 10वां मंडल। और 10वां मंडल में बताया गया था पहली बार शूद्र, लड़का पहली बार शूद्र शब्द की चर्चा कौन मंडल में किया गया था? पहले वैश्य तक ही था, आप कहा कि दम नीच काम कर रहा है तो कोची हो जाएगा? शूद्र। तो 10वां मंडल में ही कोची का चर्चा किया गया था? शूद्र का। और बताइए, और इसमें कौन सूक्त आता है? पुरुष सूक्त। कौन सूक्त आता है? पुरुष सूक्त। सुनिएगा, ऐसे सब है, याद नहीं करना है, 10वां मंडल की खाली कर देना। देखोगा आपसे बोलेंगे, आपको बताना है। सुनिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ये कौन भाषा में है? इसमें कितने मंडल हैं? अच्छा, एक होगा ये पहला से 10वां मंडल क्या बोलते हैं? सुनिए, बाद में जो जोड़ा जाता है उसको क्षेपक बोलते हैं। सब लिखवा देंगे। बाद में जो जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पहले मंडल और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था तो उसको क्या बोलते हैं? सुनिए, ये है गायत्री। पूछेगा आपको इतने याद करना, तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां। सुनिए, ये याद करने से पहले जान लीजिए, गायत्री में कल बोले थे 3, तो कौन मंडल? तीसरे मंडल। और एक याद रखिएगा, 10 राजयुग, युग सताता है 7वें मंडल। वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक ना, रामायण लिखे थे, ठीक है। विश्वामित्र गायत्री मंत्र दिए थे, ठीक है। गायत्री मंत्र दिए थे तो जानते हैं कि वशिष्ठ थे, वो 10 राजयुग, ये दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है।
हेलो, ये दोनों में 36 के आंकड़ा था। हाँ, जिसमें कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में, हाँ, का ये दोनों में 36 का आंकड़ा था। ये दोनों कहते थे, ये देखिए, ये बोलते थे किसी को, ये मंत्र के साथ लड़का किसने कहे थे, हेलो, ये कहे कि ये बताइए अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये वशिष्ठ अलग कैटेगरी के थे। ये दोनों में 36 के आंकड़ा था। तो आपसे पूछता है खाली इतना कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। आपसे पूछेगा 10 राज युद्ध कौन, बताइए कौन लिखे थे? वशिष्ठ। इसमें कौन लिखे थे वेद में? वशिष्ठ। कौन लिखे थे? वशिष्ठ। याद रहेगा ना? बोलो एक हुआ, आप याद रखिएगा कौन दोनों में 36 के आंकड़ा था? विश्वामित्र और वशिष्ठ। 10 राज युद्ध के रचयिता वशिष्ठ, गायत्री मंत्र के विश्वामित्र। आप सुनिए, कल एक बात बताए थे, सोममंडल कहे थे कि केमा मंडल, लड़का बोलता है मम्मी आज संडे, तो कहता है कि नो मंडे, ठीक है, कहता नो मंडे, तो सोममंडल। एक में सोम रस के चर्चा है। सोम रस समझते हैं? पहले कहा जाता था सोम रस, सोम रस पी लेता है वो अमृत पी लेता है। लड़का सोमरस जानते हैं किसको कहा गया था पहले के जमाने में? वृक्ष के फल को से पानी जो निकाला जाता है उसी को सोमरस कहते हैं। यहाँ कदमी बतिया ज्यादा धरता है, वो तुरंत कहे सोमरस भी क्या है, तो दरिया के कहता है बड़ा स्टेज होता है, समझे? आप कहते हैं कि सोमरस पी के लिए यहाँ तक नीचे अगर कह देखा था कि दारू पिए से कोरोना भाग है तो प्रचार बिना पेपर लिखते हुए प्रचार हो जाएगा। ये दारू वैसे भी कोरोना भाग है तब भी हम दारू पीना छोड़ दिए और दिन पेपर में लिखते हुए जैसी ना कि दारू पिए से कोरोना भाग जाए, लेकिन पीना चाहिए सर, हम बुलाने के लिए ग्राम में दुश्मनी था विश्वामित्र वशिष्ठ में। वो बोलते थे कि लड़ाई जो मंत्र मतलब धार्मिक पुरुष थे, और वो बोलते थे कि लड़ाई झगड़ा में धार्मिक नहीं चलता है, मंत्र नहीं चलता है, क्षत्रिय बनो। तो ये 10 राजयुद्ध पर चर्चा ये वशिष्ठ किए थे। तो ये कहता है सोममंडल, सोममंडल में सोमरास की चर्चा। सोमरास मतलब समझे तारीख जो होता है ना, फल तार के फल, उसी को सोमरस बोला गया। तो जानते हैं, और उसमें एक कवि था, एक विद्यार्थी था, वो ऋग्वेद में जो लिखा है, जो लिखा है ना, अच्छा लिखा है कि मैं कवि हूँ। लड़का मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की पीछी है, और हम सभी क्या रहते हैं एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब है कि देखो मैं कवि हूँ, कवि का मतलब मैं क्या हूँ? ब्राह्मण हूँ। क्या हूँ? पिता वैद्य हैं, वैद्य के मतलब क्या? ब्राह्मण है, यह मान लीजिए कि पिता वैद्य हैं, तो हो गया क्या? वैद्य। आज चक्की पीछता है तो क्या हो गया? शूद्र। नीच का लेकिन आई यहाँ मैं कवि हूँ, ब्राह्मण भी हो सकता है और क्षत्रिय भी हो सकता है। उन जात दोनों का दर्जा एक साथ दिया जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय कम, मनुस्मृति में ब्राह्मण और क्षत्रिय को एक दर्जा दिया गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय देखिए पांडव में भी हुआ था ना। सोमरस का मतलब क्या हुआ? सोमरस का मतलब मैं कवि हूँ, मतलब ब्राह्मण यार, और मैं पिता वैद्य है, यानी क्या मेरे माता क्या पति है। कहने का मतलब है एक कवि से, एक कविता से सब बात बोला गया कि बताइए पहले एक ही परिवार के लोग चारों जात के हो सकते थे, हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? ये कौन वेद में? आज कहेगा यो हमार बेटा है, हमार बेटा ब्राह्मण हवा, हाँ हम क्षत्रिय ही हो, हमार पत्नी शूद्र हवा, आए हमार एक और बेटा हवा ना है वो गैस हवा। तो आप बताइए बुआ ऐसा संभव है? अब क्या कहेगा? ये कैसे कराई हो जाएगा? कौन वेद में संभव था? और यही कविता पढ़ के दयानंद सरस्वती कहते ब्राह्मण दयानंद सरस्वती भी तो उच्च कुल के थे, वो क्यों त्यागे थे? उनको भी तो उच्च श्रेष्ठ आदमी थे। लड़का उसने कहा वेदों की ओर लौटो। कौन सा वेद की ओर? ऋग्वेद की ओर लौटो। समझे? एक बार इतना दूर तक सबको याद हुआ है,
सबसे प्राचीनतम वेद बउआ सबसे प्राचीनतम वेद। अच्छा बताइए कौन भाषा? के मंडल के सूक्त। हम लिखाएंगे नहीं, अपने बात बना कर लिखना है। पर सुनो तो ये देखते हैं आई टू पावर। बताइए पहले मंडल और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र कौन लिखा? विश्वामित्र। ऐसे कौन मंडल में रखा गया है? कृषि में 4 लिखा था है तो कौन मंडल में? यहाँ कृषि से रिलेटेड कार्य को बताया गया। 10 राज युद्ध कौन? 10वां मंडल कौन लिखे थे? अच्छा सोम मंडल कहिएगा कोची? नो मंडे। मम्मी को बोला था संडे तो मम्मी का नो मंडे। एकरा में सोम रस की चर्चा है। बोला मैं कवि हूँ, मैं मेरे पापा वैद क्या वैद है और मेरी माता चरके पिछली है और हम सभी एक जाते एक ही फैमिली में रहते हैं। यानी कहने का मतलब है एक कविता बताता है कि ऋग्वेद में एक ही फैमिली के ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। ए बुआ और सब बाद में सबसे बाद में शूद्र सब जोड़ा गया था। वो कौन सूक्त में? पूर्व सूक्त में। बिना सूक्ति पूछता नहीं है, एक आध लोग पूछता 228 सूक्ति याद करना संभव है? एक बार बोलते हैं अपने से कॉपी लिखेगा। ऋग्वेद कौन प्राचीनतम वेद है? ऋग्वेद कौन वेद है? ऋग्वेद में कौन भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। और ऋग्वेद में कितने मंडल? कितने सूक्त? पहले मंडल और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया जिसे क्षेपक कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? और नहीं बताएंगे। देखिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा। यह तीसरे मंडल में आता है। कौन मंडल में आता है? हाँ कृषि कार्य से संबंधित 4थे मंडल में। कृषि कार्य से संबंधित कौन मंडल में है? 4थे में। 10 राज युद्ध की चर्चा 7वें मंडल में है। इसके रचनाकार कौन है? वशिष्ठ है। हेलो सोम मंडल की चर्चा 9वें मंडल में है। इसमें सोम रस की चर्चा किया गया है और इसमें एक व्यक्ति बोला है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं और मेरी माता चकी पिछली है और हम सभी एक साथ रहते हैं। इस कविता से इस कविता से यह प्रमाण मिलता है कि उस समय के लोग एक ही फैमिली के लोग विभिन्न कास्ट के हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? आज थोड़े से होगा, आज ऐसे नहीं हो सकता। सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया था? शूद्र को। आप कौन सूत्र बोला जाता? पुरुष अपने से था हम नहीं बताएंगे। ऋग्वेद का राजनीतिक युग है। देखिए अगर आपको कोई का राजनीतिक युग पहले ऋग्वेद में बोलना है कि क्षेत्र कौन क्षेत्र में आता था? आपको याद है? पाटलिपुत्र। आपसे पूछते हैं मगध के में से कोई नहीं। ऋग्वेद कौन क्षेत्र में आता था बताइए? पाटलिपुत्र मगध नहीं। देखिए ऋग्वेद कौन क्षेत्र में आता था? पाटलिपुत्र मगध मिथिला की में से कोई नहीं। ऋग्वेद कौन क्षेत्र में आता था? पाटलिपुत्र। भारतीय कौन क्षेत्र में आता था? पाटलिपुत्र मगध मिथिला की में से कोई नहीं। सबसे पहले लोग मारेगा मगध। पाटलिपुत्र मगध था लेकिन नहीं मारना है। सब लोग ये लोग जितना साधु माता सब मिथिला में बसे थे। कितना कहाँ बसे थे? मिथिला में। अचान के मगध देता है तो सबसे पहले क्या रहता है? कोई के भी क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए कि क्षेत्र कैसा था। दूसरा राजा कैसा थे? लोकतांत्रिक थे कि राजतांत्रिक? आज हमारे राजा कैसा है? लोकतांत्रिक है। मोदी जी पर चर्चा। और दूसरा सेना वहाँ कैसा था? वहाँ का सेना कैसा था? तीसरा कर। अच्छा सेना कैसा है? सेना अभी का सेना ढेर टाइप का है। अब का कर। कर आज भी लगता है। कर 2 टाइप के लगता है। एगो नियमित लगता है और एगो स्वेच्छा पूर्वक। नियमित के मतलब समझते हैं? आपको एकदम देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा। जैसे मैं जमीन का टैक्स लगता है, आपको बताए रसीद कटता है कि नहीं कटता है? कितना साल को बताओ देना पड़ेगा। वो नियमित टैक्स है, ठीक ना? रोड है, रोड टैक्स नहीं लगता है। जो आप बताइए बनता है ना रोड परमिट? बनता है कि नहीं बनता? सुनिए बुआ। दूसरा स्वेच्छा पूर्वक है तो दे दीजिए। स्वेच्छा पूर्वक कोई दे सकता है आजकल? इस युग में स्वेच्छा, आप सोचिए इस युग में स्वेच्छा पूर्वक टैक्स चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले चलता था
पहले लोग कहा जाता था अपने से जाके टैक्स लेता था स्वेच्छा पूर्वक, लेकिन अब स्वेच्छा गायब है। कोई कहता है कि अपने मन से चंदा दौला कोई नहीं देगा, जाके घर खाता है तो देता है, स्वेच्छा पूर्वक हो तो टैक्स दे जाए। ए लड़का तोरा कोई कह दे गाड़ी के टैक्स देना है, रोड टैक्स रोड पर देना है तो दीजिए, ना देना है तो ना दीजिए, तो कहे कि देना है दीजिए वाला दिन न रहेंगे, ना देना है तो ना दीजिए, इधर रहेंगे। क्या सुन कहेगा कि नहीं कहेगा कि इतने रहे में कोई ठीक ना हुआ, ना देना ना दीजिए वही दिन हम रहेंगे, समझे है हुआ। तब पहले ऋग्वेद में नियमित कर था कि बताइए स्वेच्छा पूर्वक था, दोनों था। साधु महात्मा अपने मन से ऋग्वेद में के साधु महात्मा सब लोग बहुत दानी हुआ करते थे, है मतलब कोई को भूखे नहीं देना चाहते थे, है। और उन्हीं का जो पढ़ते ना मिथिला में ऋग्वेद को ज्यादा चलता है, इसी चलते एक अलग कथा लिखा गया है जेकरा में विद्यापति थे, उसने ऋग्वेद को इतना अच्छा स्टडी किया है। पूछेगा ऋग्वेद का अब आधुनिक युग में कौन जब मुड़न पढ़ाएंगे उसमें विद्यापति ने इतना अच्छा किया था कि बेचारा अपना पूरा धन संपत्ति बेचकर, पूरा धन संपत्ति बेचकर, और जानते गरीब कुर्बा के लिए एक महले बना दिया, और महल आज भी मिथिला में है इनका विद्यापति के नाम से। समझे विद्यापति जो कि आपको 10वां का अलस कथा के नाम से बोलते हैं, वो जान के मसाला लगाने के लिए अलस कथा दिया, दिन अलस कथा नहीं था, ठीक ना। वो जान के बुरा बुजुर्ग को रखने के लिए कि ताकि लोग याद रखे। सुनिए विद्यापति ने कहा किया कि जितना अनाथ लोग है गरीब गुरबा सब के लिए क्या खोल दिए, एक महल बना दिए थे अपना जमीन जायदाद बेच के। और ये कैसे ऋग्वेद से बहुत प्रभावित हुए थे, कौन विद्यापति। तो यहाँ पर ही देखो ये वो इतना ना टैक्स स्वेच्छा पूर्वक दे दिए, इतना दे दिए कि वो आज तक नाम है विद्यापति के नाम है। मिथिला में जाइएगा तो विद्यापति के नाम बहुत जोर तोर से बहुत बड़ाई होता है। आप देखिए एक है नियमित टैक्स क्या होता है लड़का, नियमित टैक्स होता है, सुन लीजिए। बताइए नियमित कर किसमें सब मुसलमान में है, नियमित कर भी है, अस्वेच्छा कर भी है। आप मुर्गा के दुकान में जाकर पूछेगा ना, कपड़ा के दुकान में जाकर पूछेगा ना, वो लोग जो बिजनेस करता है ना वो सब पैसा अलग रखता है। अब समझ में आया तक हम लोग में नियमित कर है, हम लोग में नियमित कर है, जमीन के टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं ना, लेकिन स्वेच्छा टैक्स खत्म हो रहा है, नहीं दिल चाहता है लोग, समझे। बताइए